हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं? ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? सबसे पहले मुझे बताइए। उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में मैं आप लोगों को अभी तक 4 पॉइंट पढ़ा चुका था। बेसिक चीजें हम लोग पढ़ रहे थे और उसके 4 पॉइंट जो हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका था। अगर आप लोगों को याद है तो शुरुआत में मैं आप लोगों के लिए 2 मिनट में वो पॉइंट रिवाइज करवा रहा हूँ और फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। आज चीजें हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहां पर अपने पास मैंने बताया था पहला पॉइंट ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये था, सिर्फ इतना ही पढ़ाया था। वो मैं काफी डिटेल से बेसिक से मैं पढ़ाता हूँ तो लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ा दिया सर ने, क्योंकि मुझे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इसमें बतानी होती हैं। लेकिन रियलिटी में सिर्फ और सिर्फ आपको अभी तक इतना ही याद रखना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा अपने पास 180 डिग्री होता है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा ये था कि जो एक्सटीरियर एंगल अपने पास होता है ये वाला, ये अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होता है। ये था अपने पास सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो अपने पास था वो अपने पास ये है पॉइंट नंबर 3। और वो अपने पास ये है कि ट्रायंगल की दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा। इसके सामने स्मॉल ए है, इसके सामने स्मॉल बी और इसके सामने स्मॉल सी। तो यहां पर ए प्लस बी जो होगा वो बड़ा होगा सी से। ए प्लस सी जो होगा वो बड़ा होगा बी से। और बी प्लस सी जो होगा वो बड़ा होगा ए से। और चौथा पॉइंट अपने पास ये था कि ट्रायंगल की दो साइड्स का जो डिफरेंस अपने पास होता है वो हमेशा तीसरे से छोटा होता है। ये 4 पॉइंट कल की क्लास में मैंने आप लोगों को समझा दिए थे। अगर आप लोगों को याद हो तो ये अपने पास छोटा होगा सी से, ए माइनस सी का मोड छोटा होगा बी से, और बी माइनस सी जो होगा वो छोटा होगा किससे? ए से। ये 4 पॉइंट कल की क्लास में हम लोग समझ चुके हैं। हाँ और ना बताइए, क्या सभी को ये याद है क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से आप लोगों ने घर पर भी इसका रिवीजन कर लिया होगा। और थ्योरी के नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन साथ ही मैंने ये भी आप लोगों को कहा है कि भाई आप लोग यहाँ पर जरूर ये जो थ्योरी है आप अपनी नोटबुक में या नोट्स जरूर बनाना, ताकि उससे देखना फिर आप लोगों का टाइम बचेगा और जब वापस रिवीजन करोगे उस टाइम। तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ना अभिषेक, वो नहीं पढ़ना भाई। यहाँ पर ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना। ये कम से कम ये तो पता होना ही चाहिए आपको कि ट्रायंगल का अपने पास नाम पता होना चाहिए। ये अपने पास इस प्रकार से 5 नंबर पॉइंट में आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये बात आप लोगों को पता होना जरूरी है कि एक ट्रायंगल ए, नहीं, अपने पास यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड अगर अपने पास यहाँ पर अलग अलग हो, एक ट्रायंगल की तीनों साइड अगर अपने पास डिफरेंट हो तो उस ट्रायंगल का नाम होता है स्केलेन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज। दो भागों में हम लोग ट्रायंगल को बांट सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल को दो भागों में हम लोग बांट पाएंगे। एक तो बेस्ड ऑन साइड्स अपने पास होगा और एक बेस्ड ऑन एंगल्स अपने पास होगा, भुजाओं के आधार पर, एंड बेस्ड ऑन एंगल्स अपने पास कोणों के आधार पर। किसी भी ट्रायंगल को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं यदि किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अपने पास अलग अलग अपने पास हो। अगर बराबर नहीं हो, तीनों साइड अगर अलग अलग अपने पास हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। याद रखिए, यदि किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अगर अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज, विषम यानी कि बराबर नहीं, बाहु यानी कि भुजा, विषमबाहु त्रिभुज। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है दूसरा, ये अपने पास अगर कभी भी अपने पास किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल हैं, किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल हैं और एक अगर अपने पास अलग है तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। सम यानी बराबर, द्वि यानी दो, सम द्विबाहु।
बाहु यानी भुजा, सम द्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, और यदि किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अगर इक्वल है, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हैं तो उसका नाम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें कोई बहुत ज्यादा मुझे समझाना है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये जो हैं ये इनके नाम होते हैं जो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, सम यानी बराबर, बाहु यानी भुजा, समबाहु त्रिभुज अपने पास इसको हम लोग बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, इसको हम लोग बोलते हैं। यदि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री हैं, यदि किसी भी ट्रायंगल के तीनों ही एंगल जो अपने पास हैं, तीनों के तीनों एंगल अपने पास लेस देन अगर 90 डिग्री हैं, इनके एंगल का मान लेस देन 90 डिग्री अगर अपने पास है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसा अगर कोई भी त्रिभुज अपने पास है तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज। अब ये इनके नाम हैं, इसमें मैं भी कुछ कर नहीं पाऊंगा, ये याद करने हैं, मतलब याद करने हैं। यदि किसी भी ट्रायंगल का एक कोण भी अगर 90 डिग्री अपने पास है, एक कोण भी अगर अपने पास राइट एंगल अपने पास है, दो तो क्योंकि 90 डिग्री से फिर छोटे होंगे ही होंगे, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो अपने पास 180 डिग्री होता है, तो एक भी एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो बचे हुए रिमेनिंग जो टू एंगल्स होंगे वो तो अपने पास 90 से छोटे होंगे ही होंगे। एक कोण अगर 90 डिग्री है तो इस ट्रायंगल का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ये इसमें मुझे कुछ बहुत ज्यादा समझाना नहीं है, बस इतना ही बताना है कि इनके नाम हैं, जो हो सकता है बहुत सारे लगभग बच्चों को तो पहले से ही पता रहता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं तो आपको जैसा मैंने बताया है कि मानकर चल रहा हूं, हर छोटी से छोटी चीज आप लोगों को बताऊंगा, सारे के सारे पॉइंट मैं आपको सिखाता रहूंगा। एक एंगल अगर अपने पास कभी भी, ये वाला एंगल अगर अपने पास 90 डिग्री से बड़ा है, थीटा का मान ग्रेटर देन 90 है, 180 से तो छोटा होना ही होना है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं, थीटा का मान 90 से बड़ा होगा और 180 से तो छोटा होगा ही होगा, ये हमें पता ही है क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज हम लोग बोलेंगे, याद रखना। हाँ ना, बताइए क्या बिल्कुल ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि इसका जो नाम होता है ये होता है अधिक कोण त्रिभुज। 90 डिग्री है तो समकोण, ये अधिक हो गया 90 डिग्री से तो अधिक कोण त्रिभुज हम लोग इसको बोलते हैं। ये लीजिए, ये इनके नाम हैं जो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। यहां पर साथ ही ये भी आप लोग छोटी सी बात का ध्यान रख सकते हो, अगर कभी भी किसी ट्रायंगल की दो साइड, अभी इसको याद करना पड़ेगा, जब मुझे लगेगा कि अब आपके समझ में आ जाएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा ऐसा क्यों होता है। अभी बस याद रखना, दो साइड अगर बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यदि दो साइड इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल भी अपने पास इक्वल होंगे, जो कि कितना भी हो सकता है, 10 और 10 हो सकता है, 20 और 20 हो सकता है, 30 30 हो सकता है, 40 40 हो सकता है, 80 80 हो सकता है, 85 85 डिग्री हो सकता है। अगर दो साइड बराबर हैं तो उनके सामने के एंगल इक्वल होते हैं, और अगर अपने पास तीनों साइड अलग अलग हैं तो उनके सामने के जो एंगल अपने पास होंगे वो अपने पास अलग अलग होंगे। और यदि कभी भी अपने पास तीनों साइड बराबर हैं तो सामने के एंगल, तीनों ही एंगल बराबर होंगे। मुझे बताओ, तीनों एंगल अपने पास इक्वल हैं और सम होता है अपने पास 180 डिग्री, तीनों एंगल अपने पास बराबर हैं और सम अपने पास होता है 180 डिग्री, तो मुझे एक बात बताइए, तीनों का सम 180 और बराबर बराबर, तो क्या अपने पास 3 थीटा का मान अगर 180 है तो थीटा क्या अपने पास 60 60 60 हो जाएगा क्या? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। बताओ ठीक है क्या? तो मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बच्चा कह रहा है रिपीट कर दो। कार्तिक देखिए, अब इसमें तो मैं आपके नाम है जैसा मैंने आपको बताया कि ये अपने पास इस प्रकार से, अगर एक तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो ऐसे ट्रायंगल का नाम होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ये याद करना पड़ेगा आपको, एक भी कोण 90 डिग्री है तो राइट एंगल, एक कोण 90 डिग्री से अधिक है तो ऑब्ट्यूज अपने पास होता है। यदि तीनों ही अपने पास अलग अलग अपने पास हैं, 4 पॉइंट कल पढ़ाए थे, पांचवा पॉइंट अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं,
तीनों ही साइड अलग अलग हैं तो स्केलन या विषमबाहु। दो साइड बराबर होते हैं आइसोसेलेस, ये इसका नाम होता है। तीनों साइड बराबर होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों जो एंगल अपने पास होते हैं वो बराबर होते हैं। आइसोसेलेस के दो एंगल बराबर होंगे और स्केलन के तीनों ही एंगल अलग अलग अपने पास होंगे। ये चीज इनके नाम है, इसमें तो क्या ही रिपीट करवा रहे हो। या तो आप शायद लेट आए हो तो आपको लगता है कि कुछ रिपीट करवा लेता हूं, कहीं कुछ निकल नहीं गया है, ऐसा आपके साथ हो सकता है। बाद में बना लेना सुचित बाबू। यहां पर मैं समझाते हुए चल रहा हूं थ्योरी, तो एक बार समझिए। सबसे पहले मैं 2-3 दिन थ्योरी आपको पढ़ाता हूं, फिर क्वेश्चंस पर मैं आऊंगा। जैसे मैं कहूंगा कि इतना तो याद कर लो, ये 2 पॉइंट तो याद कर लो, फिर 1 पॉइंट आगे आगे चलते रहेंगे, पीछे पीछे उसके क्वेश्चंस भी साथ साथ करते रहेंगे। तो मैं पहले आपको 2 पॉइंट समझाऊंगा। पहला पॉइंट मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, दूसरा पॉइंट मैं इन सेंटर समझाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पर सबसे पहले जो बेसिक के क्वेश्चंस होंगे वो करवा दूंगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट समझाऊंगा। तीसरा पॉइंट समझाते ही तब तक मैं सोचूंगा इस 2 नंबर पॉइंट को आपने याद कर लिया होगा, 2 नंबर पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा दूंगा। फिर मैं आपको 4 नंबर पॉइंट समझाऊंगा, तब तक मुझे लगेगा कि यार 3 नंबर पॉइंट आपने याद कर लिया होगा, 3 नंबर के मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा। फिर 5 नंबर समझाऊंगा, तब 4 नंबर के क्वेश्चंस करवा दूंगा। ऐसे अपने पास चलते रहेंगे। पॉइंट एक एक्स्ट्रा आगे वाला रखेंगे ताकि बाद में 2-3 बार आप लोग उसको याद कर लो, और जब मैं क्वेश्चंस करवाऊं तो आप लोग उसमें थ्योरी आसानी से लगा पाओ। ये इस टाइप से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इससे प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी। और आप जो नोट्स आप लोग बना रहे हो वो नोट्स आपको बाद में, क्योंकि मैं एनोटेशन फाइल आपको प्रोवाइड करवाता ही हूं। मान लो मैं 10 पेज अभी डालूं तो बाद में वो 10 पेज देख के तुरंत आप लोग अपने नोट्स बना सकते हो। अनोटेशन फाइल जो मैं प्रोवाइड करवाता हूं उससे अभी पूरा आपका फोकस जो होना चाहिए ना वो समझने पर होना चाहिए, और बाद में आप 15-20 मिनट बैठ के जो फाइल मैं आपको प्रोवाइड करवाऊं उससे आप लिख सकते हो। तो ध्यान से समझिए, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करो। ये अपने पास आज मैं पेज नंबर भी डाल देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है पेज जब अपलोड करते टाइम, काफी बार पेज जो है ना वो आगे पीछे हो जाता है। मुझे बताइए 6 नंबर पॉइंट जो अपने पास है वो इस प्रकार से अपने पास होगा कि अपने पास यहाँ पर कभी भी एक ट्रायंगल अपने पास है इस प्रकार से। मान लीजिए 4, 5 और 6 इसकी साइड है। एक साइड अपने पास 4 है, एक साइड अपने पास 5 है, और एक साइड 6 है। तो बताइए ये कौन सा ट्रायंगल होगा, एक्यूट होगा, न्यून कोण होगा, या अपने पास अधिक कोण। सबसे पहले जैसे ही मैं लिखूंगा कि ये 4, 5 और 6 है, तो एक बच्चा मुझसे कहेगा कि ये सर स्केलन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है। अब विषमबाहु त्रिभुज जो है वो तो कोई भी बता देगा कि बिल्कुल भाई विषमबाहु त्रिभुज है, लेकिन मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूं स्केलन तो बता दोगे आप। स्केलन तो बता दोगे अलग अलग साइड देखकर, लेकिन मैं स्केलन तो अपने पास ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, या राइट है, या हम लोग पता नहीं कर सकते। ये 4 ऑप्शन वो बना देगा। पहला एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है, या पता नहीं, कांट बी डिटरमाइन। तो यहां पर हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, अगर कोई भी ट्रायंगल अपने पास इस प्रकार से है, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। एक ट्रायंगल है अपने पास ए, बी और सी। उसकी तीनों साइड्स देने के बाद ये ए है, ये बी है और ये अपने पास सी है। तीनों साइड देने के बाद अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है कि बताओ ये कौन सा ट्रायंगल होगा, एक्यूट, ऑब्ट्यूज या राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके सभी, ध्यान से समझिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझते चलिए, बढ़ते चलिए। मैं यहां पर आप लोगों को यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें सबसे बड़ी साइड ढूंढनी है। तीनों में सबसे पहला काम होगा कि आपको न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई मिलेंगी तो सबसे बड़ी साइड आप लोग ढूंढ लोगे। मान लो सबसे बड़ी साइड सी है, मान लीजिए सबसे बड़ी साइड सी है, तो यदि कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन सी स्क्वायर अपने पास हो, इसका मतलब वो जो ट्रायंगल होगा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल अपने पास होगा, वो न्यून कोण त्रिभुज अपने पास होगा। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, यदि कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अगर अपने पास है तो ये जो अपने पास होगा ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अपने पास होगा, ये जो अपने पास होगा ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए, अधिक कोण त्रिभुज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। और अगर कभी भी इस प्रकार से है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, ये मैंने गलत लिख दिया ना, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम ही तो है। ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर जो अपने पास है वो तो पाइथागोरस थ्योरम ही तो अपने पास है। राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास समकोण त्रिभुज अपने पास होगा। और यदि कभी भी अपने पास यहां पर इस प्रकार से अगर हो तो इस चीज का मतलब ये है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अपने पास होगा। ये जो अपने पास है ये अधिक कोण त्रिभुज होगा, याद रखना। जैसे अपने पास अधिक कोण त्रिभुज होगा, जिस प्रकार से ये बताओ तीनों में सबसे बड़ी साइड क्या आप लोग ढूंढ लोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 4 का स्क्वायर अपने पास 16 है और 5 का स्क्वायर 25 है। 4 का स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ पर 5 का स्क्वायर और ये अपने पास 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर अपने पास होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर 36 है। क्या ये बड़ा है क्या? और ये अगर बड़ा है तो ये वाला ट्रायंगल जो अपने पास हो गया है ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल अपने पास हो गया है, न्यून कोण त्रिभुज अपने पास हो गया है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए, ये अपने पास है न्यून कोण त्रिभुज। यदि कभी भी अपने पास अगर ये 7 होता, यहाँ पर 6 की जगह अगर मैं 7 दे दूं, यहाँ पर जैसे 7 अगर मैं लिख दूं तो 4 का स्क्वायर 16 है और 5 का स्क्वायर 25 है और 7 का स्क्वायर अपने पास 49। क्या ये अपने पास बड़ा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 49 अब की बार बड़ा है। तो फिर कौन सा त्रिभुज होगा? तो आप कहोगे सर अधिक कोण त्रिभुज अपने पास होगा। अपने पास यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अपने पास होगा। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि यहां से अपने पास ये जो रहेगा ये कहां से कैसे और क्यों है, हर चीज को अगर आप लोग एक बार क्यों समझते जाओगे तो फिर देखना कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, रिपीट कर देता हूं। ये चेक करना है हर्ष आपको या एक बच्चे ने जिसने लिखा रिपीट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अगर सी स्क्वायर है, बड़ा अगर है दो साइड्स का सम, अगर स्क्वायर का सम तीसरे से बड़ा है तो न्यून कोण होता है। अगर कभी ऐसी साइड आ जाए कि बराबर आ जाए, जैसे 3 4 5 आ जाता, मान लो बराबर आ जाता, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर भी 25, तो समकोण त्रिभुज होगा। और अगर कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर है, तो अगर ऐसी कंडीशन ऐसी सिचुएशन अपने पास बन जाए तो वो अपने पास जो होगा वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। बताइए अब तो समझ पाए हो क्या? यहां पर एक बच्चा अभिषेक या एक जिसने भी ये लिखा, उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए होंगे। सभी लोग बताओ समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको यहाँ पर, ये समझना नहीं है मतलब ये आपको देखना है। तो यहां से देखना इस चीज को, सर होता क्यों है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो भी अपने पास यहाँ पर काम आएगा इसको प्रूव करने के लिए वो मैं इस साइड लिख दूंगा। एक तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपने पास यहाँ पर कोसाइन रूल होता है, कोस सी बराबर, आपको ये पता होना चाहिए कोस सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। जब मैं आप लोगों को यहाँ पर मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं आपको समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से बना, ये भी कहां से बना, ये भी मैं प्रूव करवाऊंगा। लेकिन अगर अभी मैं प्रूव करवाऊंगा तो फिर मेंसुरेशन पर चले जाएंगे, मेंसुरेशन पर कुछ और चीज आएगी, इसके बीच में ट्रिग्नोमेट्री आएगी, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री प्रूव करने लग जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ और आएगा तो ये पूरी चीज ये तो छूट जाएगी और दूसरी दिशा में मैं बढ़ना शुरू हो जाऊंगा। और फिर चक्कर काटकर पूरी धरती का चक्कर काटकर जब 2 4 महीने में वापिस आऊंगा तब तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा कि देखिए सारी चीज पढ़ा दी। तो जो भी चीज आगे की कोई है, जैसे मेंसुरेशन में मैं खुद ही प्रूव करवाऊंगा तो उसको मैं बोलता हूं कि भाई इसको याद कर लो, एक बात। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते टाइम मैं बताऊंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो अपने पास होता है, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच कोस का जो मान होता है वो अपने पास पॉजिटिव होता है।
90 डिग्री पर कोस का जो मान अपने पास होता है वो जीरो होता है, और यहाँ पर कोस का जो मान होता है वो अपने पास नेगेटिव होता है। यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर अपने पास जीरो होता है कोस 90 पर। ये चीज आप लोगों को याद होना चाहिए। सी यहां पर सबसे बड़ी साइड हम लोगों ने ले ली है। ये जो तीन ए बी सी जो अपने पास है उसमें सबसे बड़ी साइड हम लोगों ने ढूंढ ली। जब सर कैसे पता सी सबसे बड़ी साइड है, तो सी का तो नहीं पता, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू आएंगी तब तो आप लोग देख ही पाओगे ना सबसे बड़ी साइड कौन सी है। तो मैंने खुद ही मेरी तरफ से सबसे बड़ी साइड सी ले ली है। बताओ ठीक है क्या? तो यहां से ये दो बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये जो दो चीजें हैं, एक तो इस अपने पास कोसाइन रूल आपको पता होना चाहिए, और एक आपको ये पता होना चाहिए। तो यहां पर मुझे बताइए 0 डिग्री से 90 डिग्री अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, मुझे बताइए अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो क्या कोस का मान पॉजिटिव होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर पॉजिटिव होगा। अब ये तो दोनों साइड है, ध्यान से समझिए, ये तो दोनों साइड्स हैं, तो ए इंटू बी साइड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नीचे वाला तो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, नीचे वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ए इंटू बी तो हमेशा देखिए ध्यान से समझना, ये मान मुझे 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर मैं लेता हूं तो ये होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव लेने के लिए इसको अगर हम लोग ध्यान से चेक करें तो नीचे वाला तो अपने पास पॉजिटिव है ही, इसका मतलब क्या ऊपर वाला भी अपने पास पॉजिटिव होना चाहिए क्या? और किसी भी चीज को पॉजिटिव से डिनोट अगर करना है तो मैथ्स में नहीं लिखते कि ये पॉजिटिव होगा, उसको लिखते हैं ग्रेटर देन जीरो अपने पास होगा। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अपने पास सी स्क्वायर अगर होगा तो वो कौन सी कंडीशन ली थी? तो आप कहोगे सर वो न्यून कोण त्रिभुज वाली कंडीशन ली थी। हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको फिर समझाता हूं। यहां से मैं आपको यह बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि मान लो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल हो और कोस सी का मान 90 हो। कोस सी का मान अगर मैं 90 ले लूंगा तो कोस सी 90 लेते ही क्या अपने पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या जीरो होगी क्या? ये अपने पास यहां पर जीरो अपने पास हो गई है, तो ये अगर इधर इंटू करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर अगर जीरो हो गया तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया है? सी स्क्वायर अपने पास हो गया है। तो जैसे ही इसको 90 लोगे तो कोस 90 जीरो होता है, जीरो का इंटू करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये लीजिए, मैं बार बार इस चीज को आप लोगों को फिर समझा देता हूं। यहां से अपने पास अगर कभी भी अपने पास ध्यान से ठीक से, जिस बच्चे के थोड़ा सा कम समझ में आया वो लोग एक बार फिर समझ लो अच्छे से ठीक टाइप से प्रत्येक बच्चा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं अगर अपने पास कोण 90 डिग्री से बड़ा हुआ, मान लो इसकी वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी होती ही ये अपने पास जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। अगर ये 90 डिग्री से छोटा है तो पॉजिटिव बनेगा, 90 डिग्री है तो अपने पास जीरो बनेगा। 90 डिग्री से अगर कभी भी बड़ा हुआ तो इसका मान कोस सी का मान नेगेटिव होता है, नीचे वाला तो पॉजिटिव है। मैं वापस बता रहा हूं, नीचे वाला तो अपने पास नेगेटिव है, क्या ऊपर वाले की वैल्यू अपने पास नेगेटिव होनी चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो नीचे वाला तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, सिर्फ ऊपर वाले पर डिपेंड करेगा। और किसी भी चीज को नेगेटिव अगर दर्शाना है मैथ्स में तो क्या लेस देन जीरो लिखते हैं क्या? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास लेस देन सी स्क्वायर, ये जो पॉइंट है वो यहां से अपने पास आया है। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, किसी भी बच्चे को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन यहाँ पर मिक्स हो गई है, तो जिस बच्चे को नहीं समझ में आया कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ देना, क्योंकि अभी आगे की चीजें हैं ये अभी तो नहीं समझ में आएंगी, कम समझ में आएगी। जिस बच्चे का मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, थोड़ा बहुत मैथ्स आप लोग जानते हो, उनको ये कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता रहता है कि कोस का मान पॉजिटिव होगा, 90 डिग्री पर जीरो होगा, 90 डिग्री से बड़ा नेगेटिव होगा। उन बच्चों को तो ये चीजें पहले से पता है। जिनको नहीं पता तो मेरा सिस्टमेटिक तरीका यही रहेगा, पहले मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, फिर मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ, तो फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, तो उसमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा सारी चीजें कि 90 प्लस क्यों होता है, ये जीरो क्यों होता है, ये नेगेटिव क्यों होता है, वो सारी चीज उस टाइम आप समझ जाओगे। अभी ज्योमेट्री के अंदर ये चीज आप लोग याद कर लेना, सबसे बड़ी साइड अगर सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ग्रेटर देन सी स्क्वायर है तो एक्यूट होगा, बराबर कभी आ जाए तो राइट होगा, और छोटा अगर कभी आ जाए तो ऑब्ट्यूज होगा। ये जो पॉइंट है इसको आप लोग याद कर लेना सभी लोग, बाद में अपने आप वो चीजें ट्रिग्नोमेट्री की हैं खुद ही समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये कम समझ में आया किसी बच्चे को तो इसमें घबराना मत, बाद में अपने आप हम लोग इसको सीख लेंगे। देखिए 7 नंबर पॉइंट अपने पास ये है, यहां पर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ध्यान से सुनना, ध्यान देना आप लोग, कोई भी अपने पास पॉइंट नंबर 7 ये है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर अपने पास हो, समकोण त्रिभुज अगर अपने पास हो, ए है, बी है और अपने पास यहां पर सी है, ए बी और सी अपने पास एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, समकोण त्रिभुज अगर है, ये कंडीशन समकोण त्रिभुज के लिए है, तो कभी भी अगर समकोण त्रिभुज में, याद रखिए ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड अगर सी है, तो अपने पास यहां पर याद रखना ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब लेस देन अपने पास होता है सी के क्यूब से। ये क्यूब की फॉर्म में ये वाली कंडीशन होती है। 2 बार ये क्वेश्चन अपने पास आ चुका है। एक बार सीडीएस में एक क्वेश्चन आया था और सीडीएस में लिखा था इन ए राइट एंगल ट्रायंगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा अपने पास सत्य है, और ऐसे ए ऑप्शन ये दे दिया, बी ऑप्शन ए क्यूब प्लस बी क्यूब ग्रेटर देन अपने पास सी क्यूब, सी ऑप्शन दे दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब, और अगला ऑप्शन अपने पास ये दे दिया डी बराबर, ये अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपने पास यहां पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी क्यूब। ऐसे 4 ऑप्शन अपने पास बना देगा। ये सीडीएस में आ चुका है और दूसरा हमारे आरएस में, मेंस में एक बार मैथ्स आना शुरू हो गया था, उसमें हमें इसको पूरा प्रूव करना था कि आया कैसे, पूरा लिखकर दिखाना था कि ये किस प्रकार से अपने पास आया। राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो पहले से गिवन है, ये ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास होता है, ध्यान रखना। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, इतनी बात आपको पता होगी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है अपने पास सी स्क्वायर के, ये बात आपको सभी को पता होगी। बताइए याद है क्या? जिस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है, तो क्योंकि आपके एसएससी का, रेलवे का या सीडीएस का पेपर अगर आप लोग दोगे और ये क्वेश्चंस इधर उधर भागते हैं भाई, रेलवे का क्वेश्चन एसएससी में आ जाता है, एसएससी का क्वेश्चन सीडीएस में आ जाता है, तो मेरा कहना मानना आप लोग सिर्फ और सिर्फ, नॉर्मली मैं सीजीएल को पढ़ाता हूं मेंस लेवल तक, लेकिन आप लोग साथ रेलवे का एग्जाम भी दिया करो, क्योंकि उसका एग्जाम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलेगा आपको। साथ साथ रेलवे के एग्जाम्स भी आप लोग दिया करो। और अगर आपको किसी भी बच्चे को फोर्स में नहीं जाना, कोई बात नहीं, लेकिन सीडीएस का एग्जाम अगर आप लोग दोगे ना तो उससे दिमाग खुलता है, तो सीडीएस का एग्जाम भी आप लोग साथ जरूर दिया करो। उसमें होना बड़ा मुश्किल है, सीडीएस में पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा आपका, पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। बाद में जो उसका एसएस भी होता है उसमें वो निचोड़ते हैं आपको कि कितना किस बच्चे में दम है नहीं है, वो सारी चीज। लेकिन याद रखना एग्जाम आप लोग जरूर दिया करो, उससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मान लो आपने सीडीएस दिया और पेपर आपका निकल गया, तो जब भी पेपर आपका निकलेगा ना तो काफी बार तो फायदा ये मिलता है कि पेरेंट्स को भी दिखाने के लिए कुछ होता है। नहीं तो पेरेंट्स बोलते हैं यार तेरा प्री क्लियर हुआ नहीं, 2 साल से तू लगा हुआ है, तू एक काम कर घर आ। तो काफी बच्चों को जब लास्ट में वो थोड़ा सीरियस होते हैं, 1 साल चाहिए होता है कि अपने पापा या मम्मी को बोलते हैं कि मुझे लास्ट 1 साल और दे दो, फिर आप जो कहोगे वही करने के लिए मैं तैयार हूं। तो ध्यान रखना उस टाइम ये रिजल्ट दिखाने के लिए बड़े काम आता है। तो सीडीएस का आपका जो पेपर है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग जरूर एग्जाम दिया करो। ठीक है ना? हाँ, आर्ट्स वाले दे सकते हो, वाली आर्ट वाले क्यों नहीं दे सकते? देखिए अब आप लोग समझिए, आप यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 3, 4 और अपने पास 5 है, यहां पर ध्यान से ठीक से, एक बच्चा रसिका कह रहा है सर फिर से मैंने कुछ समझाया ही नहीं अभी। समझाने की तो शुरुआत अब मैं कर रहा हूं, अभी तो मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि ऐसा होता है। 2 जगह पेपर अपने पास ये आ चुका है, अभी तो मैंने कुछ नहीं बताया, इसमें मैं क्या समझा दूं अभी। तो यहां से अपने पास ये जो, ध्यान से समझिए, मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जैसे ही, क्योंकि एसएससी रेलवे या सीडीएस में तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपने पास आएगा,
प्रूव करना नहीं आता तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आए तो 3, 4 और 5 रख के देख लो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो अपने पास यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। जब एसएससी का, रेलवे का और सीडीएस का एग्जाम अगर आ जाए, एक पेपर आप लोग देते हो, तो पुट करके देख लेना कि कौन सा अपने पास सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें पुट करना, सोल्व करना अपने पास यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन। देखिए ये तो आपको सभी को पता ही है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर अपने पास 5 का स्क्वायर है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। लेकिन अपने पास क्यूब करते, 3 का क्यूब कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 27, 4 का क्यूब कितना हुआ 64 और 5 का क्यूब कितना हो गया। क्यूब जो होता है ना वो इससे अपने पास बड़ा हो जाता है। मुझे बताइए, ट्रायंगल के अंदर याद रखना सबसे बड़ा जो एंगल होता है ना उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होती है। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा एंगल राइट एंगल ही है, तो उसके सामने की जो साइड होगी वो हमेशा सबसे बड़ी साइड अपने पास होगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। यहां से तो आप लोग एक बात मैंने ये समझाई कि जो अपने पास बड़ी साइड के, देखो ध्यान से सुनना। एक तो मैंने ये कहा क्योंकि आपको वहां पर प्रूव करना नहीं आएगा, तीनों ही एग्जाम अगर आप लोग दोगे और तीनों दिया करो आप लोग, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे का भी फॉर्म भरा करो, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन हो जाता है ना तो बहुत बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और पेपर जो है वो एक माइंड सेट है, उसको सोल्व करना एक बार। लगभग बच्चों को साथ, जितने भी बच्चे एक बार पढ़ लेते हैं उनको कोई भी क्वेश्चन दो वो क्वेश्चंस तो कर पाते हैं, लेकिन पेपर नहीं निकल पाता। तो ध्यान रखना, एक बार अगर हैबिट में आ गया पेपर सोल्व होना तो फिर सारे एग्जाम्स में सिलेक्शन होता हुआ चला जाता है। 5 पेपर दोगे तो 5 के 5 में होगा, बाद में एसएससी में भी होगा, रेलवे में भी होगा, सीएचएसएल में भी हो जाएगा, यहां भी हो गया, तो सब जगह फिर सिलेक्शन होता है, ध्यान रखना। तो यहां पर अपने पास ये जो अपने पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेस देन सी क्यूब, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव आए तो वैल्यू पुट कर करके देख लेना 3, 4, 5, तो ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, पहला तरीका। दूसरा मैं ये बता रहा हूं कि यहां पर बड़े एंगल के सामने की साइड हमेशा बड़ी, सबसे बड़ा एंगल कौन सा, राइट एंगल, तो सबसे बड़ी साइड ये होगी, या बड़ी साइड के सामने का एंगल अपने पास बड़ा होता है, दोनों तरफ से ठीक है। या वैसे भी देख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो साइड के स्क्वायर का सम करने पर अपने पास सी का स्क्वायर आ रहा है, तो क्या सी बड़ा होगा क्या ए से, आप कहोगे बिल्कुल। सी क्या बड़ा होगा क्या बी से, आप कहोगे बिल्कुल। यहां पर ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मान लो मैं सभी जगह सी से गुना कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, सी इंटू ए स्क्वायर, सी इंटू बी स्क्वायर और c इंटू सी स्क्वायर करोगे तो c का क्यूब। जैसे मैं यहां पर 5 से इंटू कर दूं, दोनों तरफ 5 से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 5 गुना 3 का स्क्वायर, 5 गुना 4 का स्क्वायर और 5 गुना अपने पास 5 का स्क्वायर। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि दोनों तरफ एक संख्या का मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही सकते हो, जिसका मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर संख्या का मल्टीप्लाई तो हम लोग कर ही सकते हैं। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हो। अब मुझे बताइए, यहां पर 5 था, ध्यान से समझना, यहां पर 5 था, यहां पर 5 था, तब तो इसके बराबर है। अगर मैं 5 की जगह एक छोटा नंबर यहां पर लिख दूं, 3 गुना 3 का स्क्वायर, यदि अपने पास यहां पर 4 लिख दूं, 5 की जगह 4 अगर लिख दूं, तो मुझे बताइए ये 5 के क्यूब के बराबर ही अब रहेगा या इधर वाला छोटा हो जाएगा? आप मुझे बताना, सभी लोग मिलकर ये जो अपने पास है, यहां से ये होता है संदीप, ये होता है, इस चीज को याद कर लो, समझना नहीं है, ये होता है, एक बार याद कर लो। मैं आपको ये कह रहा हूं, 5 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 4 का स्क्वायर, सभी जगह मैंने 5 से इंटू कर दिया, ये तो होता ही है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पहले से पता होगा, और मैंने सब जगह इंटू कर दिया है 5 से। तो मुझे बताइए यहां पर 5 लोगे तब तो बराबर था, लेकिन 5 की जगह अगर मैं छोटा नंबर ले लूं, एक 5 से छोटा ले लूं और ये भी 5 से छोटा ले लूं, तो क्या आप लोग बराबर लिखोगे? तब तो गलत हो जाएगा, आप कहोगे सर 5 था तब बराबर था, क्या इधर वाली वैल्यू अपने पास छोटी नहीं होगी ये क्या? बताओ मुझे। मैं आपको फिर समझाता हूं, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, जब ये सी है यहां पर
तब तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ये सी है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसके बराबर होगा। ये कहां से आया सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, हमें पाइथागोरस थ्योरम से पहले से पता है। एक चीज अपने पास पता है, अगर यहां सी हो तब तक तो बराबर होगा, लेकिन अगर मैं मेरी तरफ से सी से छोटा मान एक लिख दूं यहां पर, तो अपने पास a इंटू ए स्क्वायर होगा। मुझे बताइए, c की जगह अगर मैं b लिख दूं तो b इंटू अपने पास बी स्क्वायर होगा, बराबर अपने पास c का क्यूब है। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या, बराबर लिख सकता हूं क्या, मुझे बताइए। तो आप कहोगे नहीं सर, बराबर कैसे लिख सकते हो आप? बराबर लिखोगे तब आप लोग कहोगे कि अपने पास यहां से ये जो अपने पास है, सुचित बाबू कह रहा है सर 3 और 4 क्यों लिया? अरे भाई, हमें प्रूव करना, ये होता है, ये ऐसा रिजल्ट होता है, तो कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ इसको याद कीजिए, फिर कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको याद कर लो, रट लो सुचित बाबू, फिर कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। अब ये रिजल्ट है जो आपको याद करना है। अगर आपको समझना है कि ये आता कैसे है, तो वो चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि यहां। क्या अब साउंड बिल्कुल ठीक है क्या? क्या अब साउंड बिल्कुल ठीक है क्या? साक्षी कुमारी, तो आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए। मैंने कल भी आपको कहा है कि आप अपना नेटवर्क ठीक रखिए, तीनों चीजें अच्छी होनी चाहिए। जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी ठीक होना चाहिए ऑनलाइन में, जो आपका टीचर का नेटवर्क है वो भी ठीक होना चाहिए, और आपका नेटवर्क भी ठीक होना चाहिए। तीनों चीजें ठीक चाहिए। ऑफलाइन में फैकल्टी अच्छी है तो पूरी क्लास को बांध के रखता है, वो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा, मैंने आप लोगों को यह समझाने की कोशिश की प्रत्येक बच्चे को कि ये कभी भी अपने पास यहां पर क्वेश्चन में प्रूव करना कभी नहीं आएगा। एसएससी, रेलवे या सीडीएस या अदर स्टेट लेवल का एग्जाम दोगे तो कभी भी ये प्रूव करना कभी नहीं आता कि बताओ कैसे प्रूव होगा। फिर भी मैं प्रूव क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इससे आप लोगों का जो नॉलेज बढ़ता है, और फिर बाद में जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो क्वेश्चंस जो हैं वो आप खुद करना शुरू कर दोगे। लगभग 60-70%, 100% की मैं गारंटी तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन 60-70% बच्चे देखना क्वेश्चंस को मेरे से पहले से ही करते चलेंगे। वो अगर थ्योरी आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चंस आपसे खुद से होने शुरू होंगे। ठीक है ना? तो ये इसलिए मैं आप लोगों को यहां पर, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग थोड़ा सा और बेसिक में हम लोग घुसेंगे। चलिए, ये था अपने पास पहला पॉइंट, जिसमें मैंने आप लोगों को 7 पॉइंट पढ़ा दिए हैं जो आप लोगों को याद करना है। अब एक 2 नंबर पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। 2 नंबर पॉइंट को हम लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से पूरा कंप्लीट समझेंगे, और फिर हम लोग 1 नंबर पॉइंट पर क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर मैं पहले 3 नंबर पॉइंट पढ़ाऊंगा, 3 नंबर पॉइंट कंप्लीट पढ़ाने के बाद 2 नंबर पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे। ऐसे हम लोग चलते रहेंगे, ये हमारा पढ़ने का तरीका होगा। तो आइए सर, नेमिंग ऑफ ट्रायंगल कौन से ऑर्डर में करते हैं?
समझा नहीं विनीत भाई, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। नेमिंग ऑफ ट्रायंगल कौन से ऑर्डर